हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप क्लास 9th की जो चीज़ें पढ़े हैं कि मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, आइटम क्या होते हैं, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तब जाकर के हमें इस चैप्टर को अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप क्लास 9th की जो चीज़ें हैं कि उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, मैटर क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब ये चैप्टर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि हमें ये देखना होगा कि नेचर में किस तरह की क्या क्या चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो देखिए नेचर में जो चेंजेस होती हैं वो तीन तरह की हैं। ठीक है, क्या क्या? फिजिकल चेंज, जिसमें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल चेंजेस में क्या क्या होती है, जैसे कि आप देखिए जो वाटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड फेस में होता है। ठीक है, तो लिक्विड फेस में होता है तो उसको जैसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। और थोड़ा सा कूल करते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, आइस बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जिस अवस्था में है, कंपोजिशन से बना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे हम, फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकली जिसमें हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। बात समझ आ गया, जो हम क्लास 9th में अच्छे से पढ़े हैं, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है। अब बात आती है केमिकल चेंज। देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे उसका कंपोजिशन जो होता है किसी चीज का वो चेंज हो जाए। जैसे आप बर्निंग ऑफ ट्री, आप पेड़ को क्या कीजिए, जलाइए या लकड़ी को जलाइए तो क्या होगा, राख बन जाएगा। उसका कंपोजिशन जो था वो चेंज हो गया। बात समझ में आ गया? तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल केमिकल चेंज। तो जब केमिकल चेंज होता है तो उसको हम उस चीज को क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर में हम और डीपली पढ़ेंगे। बात समझ में आया कि केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है। कोई भी चीज, जैसे क्या मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो क्या छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं, और जब उसमें चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि उसके रिएक्शन करके उसके मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाए, ठीक है, कुछ नया सब्सटेंस बना ले, कुछ उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ठीक है, तो उस चीजों को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, और जिसको हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तब हम बोलते हैं कि उसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गया। और फिजिकल चेंज में क्या बताया हूँ कि जैसे क्या है कि उसकी कंपोजिशन नहीं चेंज होती है। जैसे कि हम जो H2O मॉलिक्यूल्स है उसको ठंडा कर दें, वाटर जो होता है उसको फ्रिज में रख दें तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। लेकिन उसमें क्या H2O के ही तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, चेंजेस नहीं होगा। तो उसको हम क्या फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, उसको फिजिकल रिएक्शन के नाम से। अब देखिए कुछ रेडियो एक्टिव चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है। तो इन सब, तो हमें क्या किस पे फोकस करना है इस चैप्टर में, इसको फोकस करना है कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है, और इसको हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और फिर केमिकल रिएक्शन में उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विच डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब क्या होता है कि कुछ नया बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। पहला चीज कि कुछ नया बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब दूसरा देखिए, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज अनदर एलिमेंट। उसके बीच में जो एटम होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। अब कार्बन का एटम क्या होगा, उसमें जो बनेगा सर उसमें कार्बन ही होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया कि उसमें जो एटम होते हैं एलिमेंट में वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फिर होता क्या है, होता उसमें है कि रीअरेंजमेंट हो जाता है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब रीअरेंजमेंट मतलब कि एक आइटम जिस कंपोजिशन में बना है वहां से हट करके दूसरी जगह चला जाता है। बात समझ में आया? उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है, पहला चीज
न्यू सब्सटेंस बनता है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म करता है, लेकिन एटम में कोई चेंजेस नहीं होता है। एटम का केवल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर एक, ठीक है, H2H2, उसका जब रिएक्शन किया गया अलग अलग हैं, ठीक है, और इसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ देखिए कुछ अलग बना लिया, वाटर बना लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो और कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो बॉन्डिंग बनाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आया? जैसे हम देखिए 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना है, 2H2, और इसी को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो यहाँ इसमें भी देखिए हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के भी एटम है, ठीक है, केवल क्या हुआ है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, और मिलकर यहाँ बनाया है, लेकिन एटम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बात समझ में आया? तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या शेयरिंग होता है, ठीक है। वो हम केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में जब पढ़ाया जाता है तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस समझिए कि इनके बीच में क्या हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एटम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, केवल एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है, और जो सब्सटेंस बन रहे हैं वो डिफरेंट बन रहे हैं और उनके प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब उसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंट। जैसे अभी H2O मैंने बनाया था, तो देखिए 2H2O2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं, रेक्टेंट बोलते हैं, और राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको रेक्टेंट बोलते हैं। यही दोनों तो मिलकर वाटर बनाया, इसी को हम क्या बोलेंगे, जो क्या बोले, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो सब्सटेंस जो ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंट होते हैं। देखिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रेक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस। अब देखिए H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाया है, H2O बनाया है, अलग बनाया है ना। तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है रेक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो बना है ये H2O, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया कि जो सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उसमें एटम का रीअरेंजमेंट होता है, और जो पार्टिसिपेट करते हैं सब्सटेंस उनको रेक्टेंट बोलते हैं, और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया सबको? अब आगे देखते हैं। अब जो रेक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एक चीज होता है, क्या उसको बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि ये उसमें हमारा कोई भी कंपोजिशन, मतलब जो उसकी मास होती है वो इक्वल होना चाहिए। जो रेक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। वो क्या है कि मास में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। कारण क्यों, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं उसको, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास से उसमें क्या हो रहा है कि जितना मास रेक्टेंट साइड में है उतना ही मास कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर का नाइदर भी क्रिएट, ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसमें, टर्म एंड कंडीशन क्या है केमिकल रिएक्शन में, ना तो मैटर हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट टोटल मास ऑफ रेक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से रेक्टेंट साइड में जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या बनते हैं, केमिकल रिएक्शन बनते हैं। जितना मास रेक्टेंट साइड में होता है उतना ही मास कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया, और क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, ठीक है। अब आके देखते हैं। अब देखिए
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमको कैसे मालूम चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कुछ तो चीजें होंगी, कुछ तो ऐसा हमें मालूम चलेगा कि हाँ हम बता सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ देखिए, द कंजर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑफन accompanied by some features which can be observed easily, जो हम इजिली देख सकते हैं। क्या? द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर। अब उसके कैसे हमें मालूम चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो देखिए क्या होता है, चेंज इन कलर, कलर उसका चेंज हो गया तो हम बता सकते हैं। अगर उनके बीच में स्टेट चेंज हो गया तो हम बता सकते हैं। टेम्परेचर चेंज हो गया तो बता सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस से मालूम चल सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से हम बता सकते हैं। तो ये 5 तरह के ऑब्जर्वेशन हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्या क्या? चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इतनी बात समझ में आया? तो हमने क्या क्या देखा नेचर में, हमने क्या क्या देखा, टाइप ऑफ चेंज इन नेचर में क्या 3 तरह का देखा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रेडियो एक्टिव चेंज देखा। ठीक है, फिर उसके बाद से हमने बात की केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था कि हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा था जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। एटम में कोई एटम का केवल रीअरेंजमेंट हो रहा था। उसके बाद से हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे उनको हमने रिएक्टेंट बोला, और जो रिजल्ट निकल रहा था उसको हमने प्रोडक्ट बोला। और लेकिन उनके बीच में क्या था, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर रहा था कि जितने मास कितने हैं रिएक्टेंट साइड में उतने ही कितने होने चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। ठीक है, और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा, क्या क्या कैसे कैसे मालूम चलता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में मालूम चला। तो अभी हम एक एक करके इसके बारे में देखेंगे कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर में सब में क्या होता है। तो चलिए ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डीपली हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।